सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है। तो सही उत्तर होगा 70वां स्थान है। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 की। किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि कौन से देश पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल, गैस इनसे हटकर स्वच्छ और हरित ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि की ओर कितने सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं। तो इस इंडेक्स में भारत को 70वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल की तुलना में भारत 2 स्थान ऊपर है। भारत का स्कोर की बात करोगे तो 54.9 भारत का स्कोर है। इसका मतलब है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहा है। अच्छा, टॉप 3 कंट्रीज भी देख लो। पहले स्थान पे स्वीडन है, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे डेनमार्क है। और सबसे निचले देशों में अगर बात करें, सबसे लास्ट में 120वें स्थान पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को रखा है, फिर बोत्सवाना, फिर जमैका। इस तरह से पूरी रैंकिंग है। आप टॉप 3 कंट्रीज याद रखना, भारत की रैंकिंग याद रखना, कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी स्थापना होती है 1971 में, इसके संस्थापक हैं क्लॉस वेब, हेडक्वार्टर कोलोgne स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है अभी एलोइस ज्विंगी। कुछ इंडेक्सेस ये जारी करता है, एक बार इसको देख लेते हैं। कई बार यहां से प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ठीक है, ये 3 बार मतलब ये तीनों इंडेक्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी ये इंडेक्स वाला सूचकांक वाला प्रश्न है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक रैंकिंग्स वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इसी साल की, मतलब जो लेटेस्ट है वो वाली। जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पे, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23 पे है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, अभी ये लेटेस्ट आज हमने पढ़ लिया, तो इसमें भारत 70वें स्थान पे है और टॉपर कौन है? स्वीडन है। और आईक्यू एयर ने 2025 की जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान को बताया गया। भारत 6वें स्थान पर है, लेकिन सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है और दिल्ली ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भी ध्यान रखना, भारत 16वें स्थान पर है, टॉपर सिंगापुर। इसको जारी किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। ठीक है, तो लगभग 19 इंडेक्सेस हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के उपाध्यक्ष के रूप में अभी किसे चुना गया है? इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। इसमें सही उत्तर हो जाएगा विवेक अग्रवाल। तो विवेक अग्रवाल को अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय अधिकारी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इतने ऊंचे नेतृत्व पद पर नियुक्त किया गया है। इसीलिए मैंने कहा था प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी पेरिस में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, वहीं पे विवेक अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। अब वे जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे, 1 साल के लिए। कौन है विवेक अग्रवाल की बात करें, 1994 बैच के IAS ऑफिसर है। उनका कैडर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कैडर से। वर्तमान में क्या है, वो भारत सरकार में संस्कृति सचिव है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना होती है 1989 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। प्रेसिडेंट इसके हैं एलिसा दे एंडा मैदराजो और वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद रखेंगे विवेक अग्रवाल, जो भारतीय हैं। और वैसे इसका काम क्या होता है, इस संस्था का, इस संगठन का काम होता है
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकना, वित्तीय अपराधों पर निगरानी रखना और देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। तो हमें क्या याद रखना है, एक लाइन याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी जो एक भारतीय वाइस प्रेसिडेंट बने पहली बार, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा विवेक अग्रवाल। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट 2026 के मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी हमने पढ़ा था केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के महासचिव बने अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, मतलब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। भारत के नए नौसेना प्रमुख बने कृष्ण स्वामीनाथन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। भारत के नए सीडीएस तीसरे नंबर के बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बने, जिनकी पार्टी का नाम है टीवीके, तमिलगा वेट्री कजगम। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के अभी 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष बनाए गए आर मुकुंदन। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने सहदेव यादव। सीबीआई के डायरेक्टर बने प्रवीण सूद, मतलब इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, इसके नए सीईओ सौरभ विजय बने। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुणवीर सिंह बने थे। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष बने भरत सिंह चौहान। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने अनुराग गर्ग। सॉरी, यही है पहले से, अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये भी ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे और इसमें भारतीय दल का सेव द मिशन बनाया गया है रोहित राजपाल को। और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के अध्यक्ष पी जवाहर बने। भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ बने अजय कोचर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने अभी, मतलब अतिरिक्त प्रभार दिया गया एडिशनल चार्ज राजेश कुमार सिंह को, भारत के रक्षा सचिव हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में 2026 का वुल्फ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा जैनेन्द्र के जैन, इनका नाम है। जैनेन्द्र के जैन एक भारतीय मूल के प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी है, फिजिसिस्ट हैं, और अभी उन्हीं को 18 जून को यरूशलेम में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे भौतिकी यानी कि फिजिक्स में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बन गए हैं, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। वुल्फ पुरस्कार ये जो इनको मिला, ये क्यों मिला? तो उन्होंने कंपोजिट फर्मियन की खोज की थी और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। मतलब ये जो खोज इन्होंने की है, ये क्वांटम फिजिक्स की एक बड़ी पहेली को समझाने में मदद करती है, जिसे फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि किसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। जैनेन्द्र के जैन, इन्हीं की बात करते हैं। तो वे भारतीय मूल के प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी हैं। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं भारत में? तो राजस्थान से। राजस्थान के सांबर में उनका जन्म हुआ था और अभी 2026 का हमने पढ़ ही लिया, वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स उनको मिला है और वे ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के फिजिसिस्ट बन गए, भौतिकी विज्ञानी बन गए। और वर्तमान में बात करें तो वे पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और मुंबई स्थित लोधा इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के संस्थापक निदेशक भी है। जैनेन्द्र के जैन इनका नाम है। ठीक है, अब एक अवार्ड वाला प्रश्न है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, बहुत दिन हो गए अवार्ड वाला प्रश्न हमने पढ़ा नहीं, तो रिवाइज भी नहीं किया। तो एक एबल पुरस्कार हमने पढ़ा था, अभी 2026 में दिया गया है। किसे? गर्ड फाल्टिंग को, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। इसके लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आर वेरामुथु को, तमिल भाषा के लेखक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रूबल नागी को। और अभी 2025 के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, उसमें बात करें, हिंदी का दिया गया ममता कालिया को, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का दिया गया नवतेज सरना को, उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और राजस्थानी में दिया गया जितेंद्र कुमार सोनी को, उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमारेश को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया नरेंद्र जी को, उनका संबंध भारतनाट्यम से है। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया राजकुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, अभी के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं,
हाल ही में चर्चा में रही मोम्बासा घोषणा का संबंध किससे है? तो आंसर होगा अवैध मछली पकड़ने को रोकने से इसका संबंध है। अभी मोम्बासा घोषणा जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे 15 देशों ने केन्या के तटीय शहर मोम्बासा में आयोजित 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध मछली पकड़ने को रोकना और समुद्री पर्यावरण तथा समुद्री जीवों की रक्षा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे मोम्बासा घोषणा क्यों कहा गया? क्योंकि हमने पढ़ा ये घोषणा अभी केन्या के शहर मोम्बासा में स्वीकार की गई इसीलिए। और इस कॉन्फ्रेंस की बात करें जो 11वें नंबर का हुआ था अवर ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 मोम्बासा केन्या में, थीम क्या है इसकी? अवर ओशन अवर हेरिटेज अवर फ्यूचर। और इसकी खास बात क्या है? इस कॉन्फ्रेंस की सम्मेलन की खास बात क्या है कि ये पहली बार अफ्रीका में आयोजित हुआ, और अफ्रीका में भी कहा? केन्या में, केन्या के मोम्बासा में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इसके न्यायाधीश के रूप में अभी किस भारतीय को चुना गया है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बीमल एन पटेल। तो भारत के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ हैं बीमल एन पटेल, और इन्हीं को अभी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का जज चुना गया है। ठीक है, इसी की बात करें, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी कि कोर्ट है जो समुद्र से जुड़े देशों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करता है। जैसे समुद्री सीमाओं का विवाद जिन भी देशों के बीच में होता है, समुद्री संसाधन तेल, गैस, मछली आदि का उपयोग के कारण जिन देशों के बीच में विवाद होता है, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित, मतलब ये मामलों को देखता है। अब बीमल पटेल की नियुक्ति इंपॉर्टेंट होगी। 2026 से लेकर 2035 तक 9 सालों के लिए वो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यायाधीश, जस्टिस के रूप में। 1 अक्टूबर 2026 से वो अपना पद संभालेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये समुद्रों के उपयोग से जुड़े नियमों की एक वैश्विक संधि है। इसे समुद्रों का संविधान भी कहा जाता है। इसमें लगभग 168 देश इसके सदस्य हैं। भारत ने 182 में 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए थे और 1995 में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। हेडक्वार्टर हैम्बर्ग जर्मनी में आपको मिलेगा। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भी एक भारतीय हैं, नीरू चड्डा उनका नाम है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने पीछे आपको बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आज रिवाइज कराई दिए, तो यहाँ पे रिवाइज नहीं कराऊंगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा पंजाब से। अभी भारत सरकार ने पंजाब की कादियान ब्यास रेल लाइन परियोजना को लगभग 100 साल बाद फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो इस रेल लाइन की लंबाई कितनी होने वाली है? लगभग 40 किलोमीटर, एग्जैक्ट बताऊं तो 39.68 किलोमीटर। और इस परियोजना की लागत आने वाली है लगभग 1400 करोड़ रुपए। और ये पंजाब के गुरदासपुर जिले की कादियान को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ने वाली है। इसका पुराना इतिहास मैं आपको बता दूं क्योंकि हमने पढ़ा 100 साल बाद फिर से इसको शुरू करेंगे। तो इस परियोजना को एक्चुअली में 1928-29 में ब्रिटिश शासन के दौरान मंजूरी मिली थी। कुछ काम शुरू हुआ था लेकिन 1930 के दशक में इसे फिर से बंद कर दिया गया। बाद में इसे रेल बजट 2010-11 में फिर से शामिल किया गया और भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्याओं के कारण काम फिर से रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। और अब जून 2026 में भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से फिर से मंजूरी दे दी और अब इस पर काम चालू होगा। अब बात पंजाब की है, पंजाब में है ना ये, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराए पंजाब से। तो ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस ने शुरू किया था राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना यहाँ पे शुरू हुई, हर परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा। मेरी रसोई योजना यहाँ शुरू हुई। होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मावाद यहाँ सत्कार योजना शुरू हुई जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का दूसरा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना चंडीगढ़, पहला लद्दाख है। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए अभी सिखिया क्रांति 2.0 योजना शुरू की। पंजाब के नांगल शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 हुआ चंडीगढ़ में। उसके अलावा नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान मिला पंजाब को। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने
इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब शुरू किया। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया। और लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, इन्होंने सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में ही। ठीक है, तो पंजाब से इस साल के ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का अभी उद्घाटन कहां पर किया? तो सही उत्तर हो जाएगा लखनपुर, उड़ीसा में। तो अभी 20 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। क्या है ये परियोजना? तो इस परियोजना में कोयले को सीधे जलाने की बजाय उसे गैस में बदला जाएगा और इस गैस से या सिनगैस से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्य रूप से उर्वरकों और औद्योगिक विस्फोटकों के निर्माण में होता है और इस परियोजना को बनाने में लागत आने वाली है 25,016 करोड़ रुपए। और इसकी उत्पादन क्षमता, जब ये बन जाएगा तो उत्पादन क्षमता कितनी रहेगी? 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट डेली बनेगा यहाँ। अच्छा, ये परियोजना कौन विकसित कर रहा है, कौन बना रहा है? तो ये परियोजना भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित की जाएगी, जो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। अच्छा, कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन से आप क्या समझते हो? मतलब कोयला गैसीकरण एक तकनीक होती है जिसमें कोयले को गैस में बदला जाता है और इस गैस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिर इससे कई उपयोगी उत्पाद आप बना सकते हो, जैसे मिथेनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ये सब कुछ आप इससे बना सकते। ठीक है, तो हमने क्या कहा? भारत की पहली वाणिज्यिक कमर्शियल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली ये परियोजना है, जिसकी आधारशिला अभी मोदी जी ने रखी है। कहां पर? उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में। लेकिन बात तो उड़ीसा की है, तो उड़ीसा ले चलना पड़ेगा आपको। ये रहा मैप में उड़ीसा। उससे पहले आप देखो, ये आपको दिख रही है, ये होती है चिल्का झील, चिल्का लेक। इससे दो प्रश्न बनेंगे। एक तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है और भारत में जो पहला रामसर स्थल चुना गया था या भारत की पहली रामसर साइट, वो यही थी चिल्का लेक। वैसे अभी वर्तमान में भारत में 100 रामसर साइट हो चुकी है। चलो, ये प्रश्न आप ही के लिए हो जाता है, भारत के 100वें नंबर की रामसर साइट है वो कौन सी है और किस राज्य में है, ये आपको बताना है। बाकी उड़ीसा में, और हम बात करें स्टैटिक की पहले, तो कैपिटल भुवनेश्वर हो गई है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपत। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोल, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्ला। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पर है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर है, व्हाइट पैगोडा कहते हैं। नुआखाई महोत्सव, रजापर महोत्सव, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर, धनु यात्रा उत्सव, ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं उड़ीसा में। ये तो स्टैटिक हो गए। अब करंट अफेयर्स भी देख लें उड़ीसा से। देखो फिर, आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया था, जबकि पहला मिलेगा आपको नवी मुंबई में। उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में अभी दूसरा भारतीय बाइसन फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। उड़ीसा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन के दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लगाने की घोषणा की थी। नीति आयोग का दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 आया, उसमें टॉप पे उड़ीसा है। ब्लैक स्वान समिट 2026 हुआ था भुवनेश्वर में, भारत में पहली बार हुआ। पंचू डोला उत्सव मनाया गया। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? पारादीप पोर्ट उड़ीसा। 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, जिसमें टॉप पे हरियाणा था। अब याद रखना, इसी स्टेडियम में 23वां वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप भी होगा 2028, पहली बार होगा ये भारत में, तो इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुदर्शन पटनायक को, भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, उड़ीसा से ही है। भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये हुई थी कलिंगा इंडोर स्टेडियम में ही। और याद रखना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ये भी यहाँ पर शुरू हुई थी। ठीक है, तो उड़ीसा से ये सारे करंट अफेयर्स के आपके प्रश्न बन गए, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फ्रांस का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा
बूसी सेंट जॉर्जेस। तो फ्रांस में पहली बार एक पारंपरिक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन इसी साल सितंबर में किया जाएगा। मंदिर की कुछ खास बातें आपको बता दूं, जैसे ये मंदिर पेरिस के पास बूसी सेंट जॉर्जेस में बनेगा। मंदिर का निर्माण भारतीय पारंपरिक वास्तुकला टेम्पल आर्किटेक्चर के अनुसार किया जा रहा है। भारत के कुशल कारीगरों ने पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की है भारत में ही, और इन नक्काशीदार पत्थरों को भारत से फ्रांस भेजा गया है, वहां इसे जोड़कर मंदिर बनाया गया। मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा किया जा रहा है, और ये फ्रांस का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर होगा जो कि भारतीय पत्थरों और भारतीय शिल्पकला से बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी फ्रांस काफी न्यूज में है, पता है ना क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे फ्रांस, जहां पे G7 समिट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं भी आपको ले चलता हूं मोदी जी के बाद फ्रांस। ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू। G7 समिट अभी हुआ, 52वां एडिशन था फ्रांस में। और फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया, ठीक है। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता हुआ था बेंगलुरु में। वन हेल्थ समिट भी हुआ लियोन फ्रांस में। अभी वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ अरब सागर में। और भारत के ATL मॉडल से प्रेरित होकर फ्रांस में पहली स्कूल इनोवेशन लैब भी बनाई जाएगी। अच्छा, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 ये पहला एडिशन होगा इस साल। पहले ये रियाद सऊदी अरब में होने वाला था, लेकिन अभी शिफ्ट करके पेरिस फ्रांस में इसको कर दिया गया। इसके ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ठीक है, तो फ्रांस से ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2026 कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जून को। तो विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण अपना घर, अपना देश छोड़ दिया है। और शरणार्थी कौन होते हैं? रिफ्यूजीज। ये वो लोग होते हैं जो अपने देश में खतरे के कारण सुरक्षित रहने के लिए दूसरे देशों में शरण लेते हैं, उन्हें रेफ्यूजीज कहा जाता है। अच्छा, इस बार इस दिवस की थीम क्या है? जब तक सभी सुरक्षित न हो जाए, अंटिल एवरीवन इज सेफ। देखो, 1951 में शरणार्थियों के अधिकारों से जुड़ा शरणार्थी सम्मेलन अपनाया गया। 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस घोषित किया और पहली बार इसको 2001 में मनाया गया था। अब आप कहोगे ये दिवस वाला प्रश्न है, जून के सभी इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा दो। ठीक है भैया, करा देते हैं। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को ग्लोबल विंड डे और 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस, 18 जून को वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो ये अभी तक के जून के इंपॉर्टेंट डेज हो गए आपके, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। किसने किया? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, अभी इन्होंने ही मेघालय में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक यानी कि जैविक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। तो क्या है ये इकाई, ये यूनिट क्या है? तो ये मेघालय की री भोई जिले के भोई रिम बोंग में ये यूनिट बनाई गई है। इसे लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और यहाँ हर साल 10,000 मैट्रिक टन से ज्यादा जैविक मसालों का प्रसंस्करण यानी कि उनकी सफाई करना, सुखाना, पैकिंग करना, ये सब काम यहाँ पर। इसे पूर्वी री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने स्थापित किया है। तो किन मसालों का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग होगा? अदरक, हल्दी, काली मिर्च, मिर्च, ये सबों का होगा यहाँ पर। अच्छा, क्या महत्व है इसका? एक तो इससे किसानों को अपने जैविक मसालों को बेहतर दाम मिलेंगे, मसालों की गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर होगी, निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, पूर्वोत्तर भारत के ऑर्गेनिक कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। अब कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है? ये मेघालय है। तो चलो मेघालय ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल शिलोंग हो गई, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर,
और भारत का 100वां स्मार्ट सिटी ये शिलोंग बना था। बेहदीन कलम उत्सव यहाँ मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, वांगला महोत्सव मनाया जाता है जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। गारो खासी जयंतिया, इन नाम से यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं और इन्हीं नाम से यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला जो स्थान है वो भारत के मेघालय में है, मौसिन राम जिसे कहते हैं। बाकी आपको याद है मेघालय जो है ये स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी उसके साथ समझौता करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद। अच्छा, प्रगति नाम से एक बहुसैन्य अभ्यास हमने किया था, बहुपक्षीय अभ्यास, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें आयोजन किया था इंडियन आर्मी ने, 11 देशों ने हिस्सा लिया था। कहां पर? मेघालय के उमरी में हुआ था। मेघालय सरकार ने सीएम इंस्पायर योजना भी शुरू की, मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अगर वो प्री और मेंस में पास हो जाते हैं तो 50,000 और 1 लाख रुपए मिलेंगे। पद्म डोरी एक नई कपड़ा है, एक टेक्सटाइल पहल है जिसमें पूर्वोत्तर भारत का एर्री रेशम और मध्य प्रदेश का चंदेरी कपड़ा मिलकर नए डिजाइन और कपड़े बनाएंगे। उसके अलावा मेघालय ने खासी और गारो को राज्य के आधिकारिक भाषाओं के तौर पर मंजूरी दे दी है। भारत का पहला जेंजी थीम वाला डाकघर या आईआईटी दिल्ली में खोला गया था, जबकि अभी भारत का 100वां एनजी थीम वाला डाकघर खोला गया नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में। और पूर्वोत्तर परिषद के अभी 73वां पूर्ण सत्र, 73rd नंबर का पूर्ण सत्र का आयोजन शिलोंग मेघालय में हुआ था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे मेघालय से। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना, शेयर नहीं करा तो शेयर कर देना, सपोर्ट जरूर करना इसे। बाकी पीडीएफ और डेली आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज ये आपको मिल जाती है क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी खान क्वेस्ट 2026 सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा मंगोलिया में शुरू हुआ। एक बुक आई थी अगतियार द यूनिफायर, इसको लिखा है ओ शमा भट्ट और डॉक्टर एम एन सुधा ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश बन गया है उज्बेकिस्तान। रक्षा मंत्रालय नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कहां पर विकसित करेगा? उत्तर प्रदेश में। और साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रिलेथॉन 2026 कहां पर लॉन्च किया? केरल में। और भारतीय नौसेना ने 36 सालों की सेवा के बाद सी किंग MK-42B फ्लीट हेलीकॉप्टर को कहां सेवा मुक्त किया? रिटायर किया मुंबई में। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। और अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान पर रहा भारत। विश्व सिकल सेल दिवस, वर्ल्ड सिकल सेल डे, ये होता है 19 जून को। यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी है बच्चों की? तो आंसर होगा 15 वर्ष। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो प्रश्न पूछा था यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया किसे? तो सिंपल प्रश्न है, हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा सुडानी पत्रकार सिंडिकेट। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।